दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट जी की बुक माई इंडिया की, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है संजीव दत्त जी ने। और बुक का नाम है मेरा हिंदुस्तान, जिसे पब्लिश किया है नटराज पब्लिशर्स, देहरादून ने। हमारी अगली कहानी है जिंदगी मोकामा घाट की। मेरे लोगों ने और मैंने मोकामा घाट में अपना पूरा वक्त काम करने और सोने में ही नहीं बिताया। शुरू से ही हमारा काम बहुत मेहनत का था और ऐसा ही बना रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हमारे हाथ सख्त होते गए और हमारी पेशियां मजबूत। हमें अपने कंधे पर जुए की आदत हो गई थी और हम सब मिलजुल कर पूरी ताकत से जिस दिशा में गाड़ी खींच रहे थे, वो दिशा थी हमारे आसरे रहने वालों के लिए बेहतर जिंदगी। हमारा काम ठीक से जम गया था और बीच बीच में हंसी मजाक और दिलजोई के छोटे छोटे वक्फे हम निकाल लिया करते थे। मोकामा घाट के गोदामों में जमा माल के पहाड़ों को साफ करके और माल की आवाजाही दोबारा शुरू करके हमने बड़ा नाम कमा लिया था। इस काम में सबकी बराबरी की भागीदारी थी और हम सभी को अपने कमाए इस नाम पर गर्व भी था। इस नाम को बनाए रखने की कसम सबने खा रखी थी। इसलिए कभी कभी अपने निजी काम निपटाने यदि कोई छुट्टी पर जाता तो उसके साथ ही बड़ी खुशी खुशी उसका काम कर दिया करते थे। जब मुझे थोड़ी फुर्सत हुई और जेब में कुछ पैसे आए तो सबसे पहले मैंने जो काम शुरू किया था वो था अपने कामगारों के लड़कों के लिए स्कूल खोलना। कम तनख्वाह पाने वाले रेलवे के छोटे मुलाजिमों के बेटे भी इसमें पढ़ सकते थे। स्कूल खोलने का ख्याल राम सरन को आया था। राम सरन को तालीम में गहरी रुचि थी, शायद इसलिए कि खुद उन्हें पढ़ने का पूरा मौका नहीं मिल सका था। राम सरन और मैंने अपने पैसे मिलाकर एक कच्चा मकान किराए पर लिया और मास्टर रख लिया। शुरू में 20 बच्चे भर्ती हुए। पहले दिन से ही स्कूल का नाम हो गया राम सरन का स्कूल। पहले पहल जिस मुश्किल से हमारा वास्ता पड़ा वो थी ऊंच नीच की सोच, लेकिन हमारा मास्टर होशियार था। उसने इस मुश्किल से बड़ी आसानी से निजात पा ली। उसने एक कमरे वाले हमारे स्कूल की चारों दीवारें तोड़वा डाली। ऊंची और नीची जात के लड़के एक कमरे में एक साथ नहीं बैठ सकते थे, लेकिन उनके एक ही छत के नीचे बैठने पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। राम सरन के कभी ना ठंडा पड़ने वाले जोश की वजह से स्कूल शुरू से ही कामयाबी की मिसाल बन गया था। आगे चलकर जब स्कूल के लिए ठीक ढंग की इमारत बन गई और एक ही जगह 7 मास्टर हो गए और 20 की जगह 200 लड़के, तब सरकार ने इस जिम्मेदारी से हमें आज़ाद कर दिया। सरकार ने स्कूल को मिडिल स्कूल का ओहदा दिया और राम सरन को राय साहब का खिताब। उस तरफ बड़ी लाइन पर राम सरन का जोड़ीदार स्टेशन मास्टर था टॉम कैली। कैली बेहतरीन शिकारी था। उसके साथ मिलकर मैंने एक रिक्रिएशन क्लब शुरू किया। हमने ज़मीन के एक हिस्से से झाड़ झंकाड़ साफ कराए और उसमें फुटबॉल और हॉकी खेलने के हिसाब से निशान लगवाकर गोल खड़े कर दिए। फुटबॉल और हॉकियाँ भी खरीद ली गईं और हम दोनों ने अपनी अपनी हॉकी और फुटबॉल टीमों की ट्रेनिंग शुरू कर दी। फुटबॉल की ट्रेनिंग हॉकी के मुकाबले कहीं आसान थी। हॉकी की ट्रेनिंग में मुश्किल ये थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम वैसी हॉकियाँ खरीद पाते जो खेल के नियमों के मुताबिक बनी हो। हमने जो हॉकियाँ खरीदी वो खालसा हॉकी कहलाती थी और पंजाब से आती थी। ये हॉकियाँ काले बबूल या छोटे ओक की जड़ को गोलाई देकर बनाई जाती थी। शुरू में सबको खूब चोटें लगती थी क्योंकि 98% खिलाड़ी नंगे पैर होते थे। हॉकियाँ भारी थी, उनमें लचक नहीं होती थी और गेंद लकड़ी की बनी होती थी। हमारी टीमों ने इन दोनों खेलों की जो बुनियादी बात सीख ली थी, कुल मिलाकर यही थी कि खेलते वक्त उन्हें गेंद किस तरफ ले जानी है। उनके इतना सीखते ही हमने इंटर रेलवे मैच कराने शुरू कर दिए। हमारे मैच देखने वालों को भी उतना ही मज़ा आता था जितना कि हम खेलने वालों को। कैली जितना मोटा खुद को समझता था, दरअसल वो उससे ज़्यादा था और अपनी टीम की तरफ से हमेशा गोलची बनता था। कई बार बाहरी टीमों के मुकाबले के लिए जब हम अपनी मिली जुली टीम बनाते थे तब भी गोलची का जिम्मा कैली ही निभाता था। मैं थोड़ा पतला था और सेंटर फॉरवर्ड खेलता था। किसी का पैर या हॉकी अड़ने से मैं मैदान में गिर पड़ता था तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, क्योंकि जब भी ऐसा होता था तो कैली के अलावा मैदान में मौजूद सारे खिलाड़ी खेल छोड़कर मुझे उठाने आ पहुंचते थे। वो मुझे अपने पैरों पर खड़ा करते और मेरे कपड़ों की धूल झाड़ने लगते थे। एक बार इसी तरह मैं सबका दुलार पा रहा था कि इसे अच्छा मौका मानकर दूसरी टीम का एक खिलाड़ी गेंद को गोल की तरफ ले उड़ा, लेकिन वो गोल कर पाता इसके पहले ही मैच देखने वालों ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी गेंद जब्त कर ली और उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया।
हमारा क्लब शुरू होने के कुछ समय बाद बंगाल और उत्तरी पश्चिमी रेलवे ने भी एक बढ़िया क्लब हाउस बना दिया, जिसमें यूरोपियन लोगों के लिए एक टेनिस कोर्ट भी थी। मुझे मिलाकर क्लब में कुल 4 मेंबर थे। कैली को क्लब का ऑनररी मेंबर बनाया गया। कैली टेनिस और बिलियर्ड का बेहतरीन खिलाड़ी था। हालांकि काम की वजह से कैली और मैं महीने में 2-3 बार ही टेनिस खेल पाते थे, लेकिन हम लोगों ने बिलियर्ड खेलते हुए बहुत सी शानदार शामें साथ साथ बिताई। मोकामा घाट में रेलवे के गोदाम और साइडिंग यानी कि ट्रेन खड़ी करने की जगह 1.5 मील से ज़्यादा लंबी है। कैली को इतना पैदल ना चलना पड़े, इसके लिए रेलवे ने उसे एक ट्रॉली और 4 आदमी ट्रॉली धकेलने के लिए दे रखे थे। कैली और मेरे लिए ये ट्रॉली बहुत मजा देने वाली साबित हुई। सर्दियों के दौरान जब डेड बारहे और भूरे पैर वाली बतखें आई होती थी और रात पूरनमासी या उसके थोड़ा आगे पीछे की होती थी, हम ट्रॉली में बैठकर मेन लाइन पर 9 मील आगे एक ऐसी जगह पहुंच जाते थे जहां बहुत से छोटे छोटे तालाब थे। इन तालाबों में कुछ तो बहुत ही छोटे यानी कुछ गज लंबे चौड़े थे और कुछ 1 एकड़ से भी बड़े। इन तालाबों के चारों तरफ अरहर की फसल थी, जिसके पीछे हम बड़े आराम से छिप जाते और बतखों को हमारी खबर भी नहीं होती। हम लोग तालाबों पर ऐसे वक्त पहुंचते थे जब सूरज डूब रहा होता था। अरहर के पीछे अलग अलग तालाबों पर पोजीशन लेने के थोड़ी देर बाद हमें बतखें उतरती हुई दिखाई देती थी। बतखों की तादाद वाकई 10 हजार में होती थी। दिन के वक्त ये बतखें गंगा के टापुओं पर जमावड़ा लगाए बैठी रहती थीं और शाम को टापुओं से उड़कर तालाबों में उगने वाली खरपतवार या तालाबों से और आगे की तरफ पकती हुई फसलों से अपना पेट भरने आ जाती थी। गंगा और हमारी पोजीशन लेने की जगह के बीचों बीच गुजरती रेलवे लाइन को पार करते हुए उतरने की तैयारी में बतखें काफ़ी नीचे से हमारे सिर के ऊपर से होती हुई निकलती थीं, हमारी बंदूकों की जद में। चांदनी में निशाना लगाने के लिए थोड़े रियाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिर के ऊपर से उड़ती बतखें असल में जितनी दूर होती हैं उससे कहीं ज़्यादा दूर दिखाई देती हैं, और ऐसे में थोड़ा और आगे की तरफ गोली चलाने की गलती कोई भी कर सकता है। हमारे साथ जब भी ऐसा हुआ, बंदूक की चमक और गोली की आवाज़ से बतखें सीधे ऊपर को उड़तीं और जब तक कि वो दोबारा पंख फैलातीं वो हमारी दुनाली के दूसरे बैरल की जद से बाहर हो चुकी थी। सर्दियों की वो रातें, नदी के किनारे खड़े ताड़ के पेड़ों के पीछे से निकलता पूरा चांद, कड़क ठंडी हवा के थपेड़ों के बीच गूंजती बतखों की चिल्लाने की आवाज़, उनके पंखों की सरसराहट और सिर के ऊपर से गुजरते उनके कभी 10 के तो कभी हजारों के झुंडों को मैंने संजो रखा है मोकामा घाट की सबसे ज़्यादा खुशनुमा यादों में। मोकामा घाट में मेरा काम कभी बोरियत भरा नहीं रहा। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि मेरे पास वक्त हो और वक्त काटने का कोई तरीका मुझे सूझ ना रहा हो। 10 टन माल गंगा के इस पार से उस पार भेजने और लदाने उतरवाने के अलावा लाखों मुसाफिरों को गंगा पार कराने वाले स्टीमर भी मेरे ही जिम्मे थे। हिमालय में भारी बरसात के बाद नदी का पाट 4 से 5 मील चौड़ा हो जाता था, जिसे स्टीमर से पार करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। चौड़ा पाट पार करने में वक्त ज़्यादा लगता था और इस दौरान मैं न सिर्फ अपनी टांगों को आराम देते हुए सुकून से सिगरेट पी सकता था, बल्कि अपना एक और शगल भी पूरा कर सकता था। ये शगल था इंसानों को पढ़ने का। ये स्टीमर 2 बड़े रेलवे सिस्टमों को आपस में जोड़ते थे। एक रेलवे सिस्टम उत्तर भारत में चलता था तो दूसरा दक्षिण में, और इस तरह मोकामा घाट ऐसी जगह बन गया था जहां स्टीमर के हर फेरे में हिंदुस्तान के हर हिस्से के लोग दिखते थे। कुछ लोग बाहरी मुल्कों के भी होते थे। एक सुबह मैं ऊपरी डेक पर रेलिंग के सहारे झुका हुआ नीचे तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को निचली डेक पर अपनी जगह बनाते हुए देख रहा था। मेरे साथ इंग्लैंड से आया एक नौजवान था। इस नौजवान ने हाल ही में रेलवे की नौकरी शुरू की थी और उसे मेरे पास मोकामा घाट में काम सीखने के लिए भेजा गया था। नौजवान 15 दिन मेरे साथ बिता चुका था और आज समरिया घाट तक विदा करने में उसके साथ जा रहा था। उसे समरिया घाट से गोरखपुर तक लंबे सफ़र पर निकलना था। अगली बेंच पर पालती मारे निचली डेक की तरफ ही देखते हुए एक हिंदुस्तानी बैठा था। मेरा नौजवान दोस्त था क्रॉस्थवेट। वो हिंदुस्तान में ताज़ा ताज़ा आया था और यहाँ की हर बात जानने के लिए बड़ा उतावला था। नीचे खुली डेक पर लोग बातचीत करते हुए यहाँ वहाँ अपना सामान जमा रहे थे। उनकी तरफ इशारा कर मेरे दोस्त ने पूछा कि ये लोग कौन हैं और हिंदुस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का सफ़र क्यों कर रहे हैं। नीचे भीड़ की हालत वैसी ही थी जैसे सार्डीन मछलियाँ डब्बे में ठुसी हों। जब सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए
तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश मैं करता हूँ। और इसके साथ ही हमने ऊपर डेक के बाहरी घेरे में रेलिंग से पीठ टिकाए बैठे लोगों पर निगाह दौड़ानी शुरू कर दी। मेरे सबसे नज़दीक बैठे 3 लोग ब्राह्मण हैं। उनके साथ रखे तांबे के बड़े बर्तनों में दाएं तट से लिया गया गंगा जल भरा है। गंगा के दाएं तट का पानी बाएं के मुकाबले ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ब्राह्मणों से आगे बैठा आदमी मुसलमान है, जो कि धुनिये का काम करता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर रजाई और गद्दों की गठान पड़ी हुई पुरानी रुई को धुनकता है। बाजे जैसे दिखने वाले अपने इस औजार से वो पुरानी रुई को तब तक धुनकता है जब तक कि रुई रेशम के समान चमकने न लगे। उसके और आगे 2 तिब्बती लामा बैठे हैं, जो कि गया में पवित्र बौद्ध मंदिर के दर्शन करके लौट रहे हैं। ठंड की सुबह भी लामाओं को गर्मी लग रही है और उनके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही हैं। लामाओं से आगे जो 4 आदमी बैठे हैं वो नेपाल के पहाड़ों के निचले हिस्से में बसे अपने गांव लौट रहे हैं। और जैसा कि तुम देख सकते हो, उनके हाथ में कांच के बड़े बड़े जार हैं। इन जारों के ऊपर बड़ी होशियारी से बांस की टोकरी बनी गई है। इन जारों में वे बनारस से गंगा जल ले जा रहे हैं और अपने गांव में बूंद बूंद करके इसे बेचेंगे। इस तरह डेक की पूरी गोलाई का चक्कर लगाकर मेरी निगाह अपने बाईं तरफ बैठे आदमी पर पड़ी। क्रॉसवेट को मैंने बताया कि यह आदमी मेरा पुराना दोस्त है। यह आदमी मेरे कामगारों में से एक का पिता है और इस वक्त बाएं तट पर मौजूद अपना खेत जोतने जा रहा है। क्रॉसवेट ने बहुत ध्यान से मुसाफिरों के बारे में मेरे ब्यौरे सुने। अब उसने बेंच पर पालथी मारकर हमारे नज़दीक बैठे आदमी की तरफ इशारा किया। मैंने उसे बताया, ये सज्जन मुसलमान हैं, खालों के व्यापारी हैं और इस वक्त गया से मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। मेरी बात अभी पूरी ही हुई थी कि पालथी मारे बैठे सज्जन ने अपने पैर सीधे कर डेक पर रख लिए और हंसने लगे। फिर मेरी तरफ मुड़कर वो पक्की अंग्रेजी में बोले, मैं बहुत देर से आपकी बातचीत सुन रहा हूँ और नीचे डेक पर बैठे लोगों के जो ब्यौरे आप अपने दोस्त को दे रहे थे, उन्हें सुनने में बहुत मजा आ रहा था। अपना ब्यौरा सुनकर भी मुझे मजा आया। यदि मेरा चेहरा धूप से जला हुआ नहीं होता तो शर्म से उपजी लाली जरूर मेरे चेहरे पर दिखाई देती, क्योंकि मैंने यूं ही मान लिया था कि इन सज्जन को अंग्रेजी नहीं आती होगी। सिर्फ एक बात को छोड़कर आपका ब्यौरा मेरे बारे में एकदम सही है। मुसलमान सज्जन ने आगे कहा, मैं मुसलमान हूँ, जैसा कि आपने ठीक ही कहा। गया में जब मैंने टिकट खरीदा तब से अब तक किसी को नहीं दिखाया। तब आपको कैसे पता चला कि मैं सचमुच मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ? मुझे खालों का व्यापारी बताने में आपने चूक कर दी। मैं खालों का नहीं, तंबाकू का व्यापारी हूँ। कभी कभी खास मौक़ों पर बड़ी हस्तियों के लिए स्पेशल रेलगाड़ियाँ चला करती थी। इन रेलगाड़ियों के साथ स्पेशल स्टीमर भी चलते थे, जिनकी चलाने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। एक दोपहर नेपाल के प्रधानमंत्री की स्पेशल रेलगाड़ी आई। प्रधानमंत्री के साथ उनके परिवार की 20 औरतें, एक सेक्रेटरी और दर्जनों नौकर चाकर भी थे। वे काठमांडू से कलकत्ता जा रहे थे। रेलगाड़ी के रुकते ही नेपाली पोशाक पहने भूरे बालों वाला एक भीमकाय आदमी कूदकर बाहर निकला और सीधा उस डब्बे की तरफ लपक कर चल दिया जिसमें प्रधानमंत्री सफ़र कर रहे थे। यहाँ पहुंचकर इस भीमकाय आदमी ने एक बड़ा सा छाता तान दिया और इसके बाद उसने अपनी पीठ डिब्बे के दरवाजे के साथ लगा दी और अपनी दाईं बांह उठाकर पीठ पीछे ले गया। इतने में डब्बे का दरवाजा खुला और प्रधानमंत्री दरवाजे से दिखाई दिए। उनके हाथ में सोने की मूठ वाली छड़ी थी। किसी तजुर्बेकार इंसान जैसी आसानी से प्रधानमंत्री ने इस आदमी की पीछे मुड़ी हुई बांह पर अपना आसन जमा लिया। जब प्रधानमंत्री अपनी सवारी पर आराम से बैठ गए तब भीमकाय आदमी ने छाता प्रधानमंत्री के ऊपर किया और चल पड़ा। इतना बोझ लिए ये भीमकाय आदमी जिस आसानी और सहजता से 300 गज दूर खड़े स्टीमर तक का रेतीला फासला तय कर रहा था, उसे देखकर लगता था जैसे कोई प्लास्टिक की गुड़िया उठाकर चल रहा हो। सेक्रेटरी से मेरी पुरानी जान पहचान थी। मैंने उससे कहा कि जिस्मानी ताकत का इससे बड़ा नमूना मैंने आज तक नहीं देखा। तो सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि जब भी आने जाने का कोई और जरिया मौजूद ना हो, प्रधानमंत्री इसी सवारी का इस्तेमाल करते हैं। भीमकाय आदमी के बारे में मुझे बताया गया कि वो नेपाली है, किंतु मेरा अंदाज़ा यह है कि वो उत्तरी यूरोप का निवासी था और किसी वजह से उसने हिंदुस्तान की सरहद से लगे एक आज़ाद मुल्क में नौकरी कर ली थी। वजह क्या थी, या तो उस दानव को पता था या उसके मालिकों को। जब प्रधानमंत्री स्टीमर की तरफ ले जाए जा रहे थे, उस वक्त 4 नौकरों ने काले रेशम का करीब 12 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा कपड़ा डिब्बे के नज़दीक रेत पर बिछा दिया। डिब्बे की सब खिड़कियां बंद थीं। काले कपड़े के चारों कोनों पर छोटे छोटे फंदे बने हुए थे, जिनमें चांदी के 8-8 फुट लंबे डंडे फिट कर दिए गए। जब चांदी के डंडों को सीधा किया गया तो जमीन पर बिछा रेशम का कपड़ा काले रंग का एक बड़ा सा डिब्बा बन गया जिसमें पेंदी नहीं थी। अब इस रेशमी बक्से का
रेल के डिब्बे की तरफ वाला हिस्सा ऊंचा किया गया और एक एक करके प्रधानमंत्री के परिवार की 20 औरतें बगैर किसी की निगाह में आए काले रेशमी डिब्बे में समा गईं। बाहर सिर्फ चांदी के डंडों के जरिए रेशमी बक्से को ताने 4 नौकर और औरतों के पेटेंट लेदर से बने कीमती जूतों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। काले रेशम में कैद ये काफिला भी स्टीमर की तरफ चल पड़ा। स्टीमर की निचली डेक पर रेशमी बक्से का अगला सिरा उठा दिया गया और सारी औरतें हल्के कदमों से दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी डेक पर आ गईं, जहां मैं प्रधानमंत्री से बात कर रहा था। पिछली बार ऐसे ही मौके पर जब औरतें ऊपर आई तो मैंने डेक छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन मुझे बताया गया कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यह कि रेशमी कपड़े का काला बक्सा प्रधानमंत्री के परिवार की औरतों को सिर्फ आम आदमियों की निगाह से बचाने के लिए है। सभी औरतों की उम्र मुझे 16 से 18 के बीच लगी। इन औरतों की पोशाक के बारे में बयान कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि चटक रंगों वाले टाइट ब्लाउजों और कम से कम 40 गज उम्दा रेशम से बने खूब चौड़े शरारे पहने ये औरतें ऊपरी डेक में एक कोने से दूसरे कोने तक फुदक रही थीं और इस छोटे से वक्फे में जो कुछ भी देखने लायक था उसे अपनी आंखों में समेटने की कोशिश करते हुए मुझे किसी दूसरी दुनिया से आई परियों जैसी लग रही थीं। स्टीमर से स्पेशल रेलगाड़ी तक जाने में वही तरीका अपनाया गया। प्रधानमंत्री, उनके परिवार की औरतें, पूरा लवाजमा और पहाड़ जैसा उनका सामान का ढेर जब स्पेशल रेलगाड़ी में पहुंच गए तो रेलगाड़ी छुक छुक करती कलकत्ता की तरफ चल दी। 10 दिन बाद जब पार्टी लौटी तो मैंने समरिया घाट पर उन्हें काठमांडू के लिए विदा किया। कुछ दिनों बाद एक रात दफ्तर में बैठा मैं एक अर्जेंट रिपोर्ट तैयार कर रहा था कि मेरा दोस्त प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी मेरे कमरे में आया। उसके कपड़े एकदम गंदे हो रहे थे और उनमें सलवटें पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे इन्हीं कपड़ों से वो कई दिनों से सोता जागता रहा हो। उसका ये हुलिया उसके शानदार कपड़ों और रख रखाव से बिल्कुल उलट था। जब कभी मैंने उसे प्रधानमंत्री के साथ देखा था तो उसकी शान कुछ और ही होती थी। मैंने उसे कुर्सी पेश की और कुर्सी पर बैठते ही बगैर किसी भूमिका के उसने मुझे बताया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और जो कुछ उसने मुझे बताया वो इस तरह है। कलकत्ता में अपने पड़ाव के आखिरी दिन प्रधानमंत्री अपने परिवार की औरतों को कलकत्ता की मशहूर हैमिल्टन एंड कंपनी की दुकान में ले गए। कलकत्ता में हीरे जवाहरात की ये सबसे बड़ी दुकान है। प्रधानमंत्री ने औरतों से कहा कि जो भी गहने उन्हें पसंद आए वो खरीद सकती हैं। गहनों का दाम चांदी के कलदारों में चुकाया गया। रास्ते के खर्चे के लिए और गहने खरीदने के लिए आप जानते ही हैं हम काफ़ी नकदी अपने साथ लेकर चलते हैं। गहने पसंद करने, नगद रकम गिनने और गहनों को सूटकेस में सीलबंद करने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया। नतीजा ये हुआ कि हमें भागते दौड़ते अपने होटल पहुंचने और वहां से सामान और लवाजमे को लेकर स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रही स्पेशल रेलगाड़ी में बैठने तक खासी भागा दौड़ी हो चुकी थी। जिस वक्त हम काठमांडू पहुंचे तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी और अगली सुबह प्रधानमंत्री ने मुझे बुलवा भेजा और मुझसे गहनों वाला सूटकेस मांगा। पूरे महल के सारे कमरे छान लिए गए और जितने भी लोग हमारे साथ गए थे सबसे पूछताछ की गई, लेकिन ना तो सूटकेस मिला और ना ही किसी ने सूटकेस को कभी देखने की बात कबूल की। मुझे यहाँ तक तो याद पड़ता है कि जिस मोटर से हम होटल पहुँचे थे उससे सूटकेस निकाला गया था, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। इस सूटकेस के लिए और भीतर रखे सामान के लिए मैं जाती तौर पर जिम्मेदार हूँ। यदि सूटकेस नहीं मिलता है तो मेरी सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि बहुत कुछ चला जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक ये बहुत बड़ा गुनाह है। नेपाल में एक साधु रहता है जिसके पास दिव्य दृष्टि है। अपने दोस्तों की सलाह पर मैं साधु से मिलने गया। एक बहुत बड़े पहाड़ के बाजू में फटे कपड़ों में गुफा में बैठे बूढ़े साधु से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उसे अपनी तकलीफें बताई। साधु ने मुझे चुपचाप सुना, कोई सवाल नहीं पूछा और मुझे अगले दिन आने के लिए कहा। अगली सुबह जब मैं साधु के पास पहुंचा तो उसने मुझे बताया रात को सोते में उसने एक सपना देखा है। सपने में उसे सूटकेस दिखाई दिया है। सूटकेस की सीलें सही सलामत थी और एक कमरे के कोने में तरह तरह के सामान और बक्सों के नीचे सूटकेस दबा हुआ था। साधु ने बताया कि सपने में उसे दिखा कमरा बहुत बड़ी नदी से ज़्यादा दूर नहीं था। कमरे में एक ही दरवाज़ा था और ये दरवाज़ा पूरब की तरफ था। साधु मुझे बस इतना ही बता पाया। ये कहकर सेक्रेटरी चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गला रूंधा हुआ था और उसने मुझे आगे बताया, मैं 1 हफ्ते के लिए नेपाल से बाहर आने की इजाज़त लेकर आया हूँ। आपके पास इसलिए आया हूँ कि साधु की बताई बड़ी नदी शायद गंगा हो और आप मेरी मदद कर सके। हिमालय के पहाड़ों में जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास गुमा हुआ या इधर उधर हुआ सामान बताने वाली दिव्य दृष्टि होती है, उनके बारे में
किसी को कोई शक या मुगालता नहीं होता। सेक्रेटरी को साधु की बात पर यकीन ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। और अब सेक्रेटरी की पूरी चिंता यही थी कि 1.5 लाख रुपए के गहनों से भरा सूटकेस किन्हीं गलत हाथों में पड़कर खुर्द बुर्द ना हो जाए। मोकामा घाट में इस तरह के कई कमरे थे जिनमें तरह तरह का सामान भरा हुआ था, मगर उनमें से कोई भी कमरा साधु के बताए ब्यौरे से मेल नहीं खाता था। बहरहाल मुझे एक कमरे के बारे में मालूम था जो साधु के ब्यौरे से मेल खाता था, लेकिन ये कमरा मोकामा घाट में नहीं बल्कि मोकामा घाट से 2 मील आगे मोकामा जंक्शन का पार्सल ऑफिस था। मैंने कैली से उसकी ट्रॉली मांगी और सेक्रेटरी को राम सरन के साथ मोकामा जंक्शन भेज दिया। पार्सल बाबू ने ऐसे किसी भी सूटकेस के वजूद से इनकार तो किया, लेकिन पार्सल ऑफिस का पूरा सामान बाहर प्लेटफॉर्म पर खंगालने पर उसने कोई एतराज़ नहीं किया। खंगालने का नतीजा ये हुआ कि सूटकेस बरामद हो गया, सील सिक्के सहित। अब सवाल ये उठा कि पार्सल बाबू की जानकारी के बगैर सूटकेस वहां कैसे पहुंचा। वहां के स्टेशन मास्टर ने जब पूछताछ की तो पता चला कि पार्सल ऑफिस में सूटकेस रेलगाड़ी की सफाई करने वाले ने जमा कराया है। ये आदमी रेलवे में सबसे कम तनख्वाह पाने वाले लोगों में से एक था। प्रधानमंत्री को कलकत्ता से मोकामा घाट लाने वाली स्पेशल गाड़ी में झाड़ू लगाने का काम इसी आदमी को सौंपा गया था और सफाई के दौरान एक डिब्बे में सीट के नीचे उसे सूटकेस मिला था। गाड़ी की सफाई पूरी कराने के बाद यह आदमी सूटकेस अपने कंधे पर लादकर 4.5 मील का फासला तय करके प्लेटफॉर्म पर आया, लेकिन उसे कोई जिम्मेदार आदमी नहीं मिला जिसे वो ये सूटकेस सौंप सकता। लिहाजा सूटकेस उसने पार्सल ऑफिस के कोने में रख दिया। पूछताछ के दौरान इस सफाई करने वाले ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी दे दें। कुंवारे लोग और उनके नौकर आमतौर पर ले देकर बंधी बधाई आदतें अपना लेते हैं। मेरा नौकर और मैं इस नियम का अपवाद नहीं थे। कभी काम बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे मौक़ों को छोड़कर मैं ठीक शाम को 8 बजे घर लौट आता था। बरामदे में इंतजार कर रहा मेरा नौकर मुझे देखकर कहार को आवाज़ लगाता कि साहब के नहाने का पानी लगा दो। मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, मैं हमेशा गर्म पानी से नहाता था। मेरे मकान के सामने वाले 3 कमरे, खाने का कमरा, बैठक और सोने का कमरा, बरामदे की तरफ खुलते थे। सोने के कमरे के साथ एक छोटा सा बाथरूम जुड़ा हुआ था जो कि 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा था। इस बाथरूम में 2 दरवाजे और एक छोटी खिड़की थी। बाथरूम के 2 दरवाजों में से एक बरामदे की तरफ खुलता था और दूसरा सोने के कमरे में। बाथरूम की खिड़की सोने वाले कमरे में खुलने वाले दरवाजे के ऐन सामने थी। बाथरूम में अंडे की शक्ल का लकड़ी का बना एक टब था जो कि इतना लंबा था कि उसमें लेटकर नहाया जा सके। एक लकड़ी की चौकी थी जिसमें छेद बने हुए थे। इसके अलावा मिट्टी की 2 नान थीं जिसमें ठंडा पानी भरा रहता था। कहार के पानी लगाने के बाद मेरा नौकर बाथरूम का बाहरी दरवाज़ा चिटकनी लगाकर बंद कर देता था और खुद सोने वाले कमरे में आकर अपने उतारे जूते उठाकर रसोई घर की तरफ से उन्हें साफ करने चला जाता था। जब तक मैं उसे खाना लगाने के लिए आवाज़ नहीं देता था तब तक वो रसोई में ही रहता था। एक रात मेरा नौकर जूते लेकर रसोई की तरफ चला गया। तब मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ लैंप उठाया और बाथरूम के भीतर आ गया। बाथरूम में 6 इंच ऊंची और 9 इंच चौड़ी एक दीवार थी जो आधी दूरी तक बाथरूम को 2 हिस्सों में बांटती थी। लैंप मैंने इसी दीवार पर रख दिया। फिर पलटकर मैंने दरवाजे पर कुंडी लगा दी। ये दरवाज़ा भी हिंदुस्तान में पाए जाने वाले बाकी दरवाज़ों की तरह था जो कि कब्जों से ढीले हो चुके होते हैं और उन्हें बंद रखने के लिए कुंडी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आज ज़्यादातर वक्त मैंने कोयले वाले प्लेटफॉर्म पर गुजारा था, इसलिए साबुन के इस्तेमाल से मैंने परहेज नहीं किया। अपने बालों और चेहरे पर झाग पैदा कर लेने के बाद मैंने साबुन को लकड़ी की चौकी पर रखने के लिए आंखें खोली। ये साबुन बनाने वाले की खूबी थी कि साबुन लगा होने के बावजूद मैं आँख खोल पा रहा था। साबुन चौकी पर रखने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो ये देखकर मैं सन्न रह गया कि मुझसे कुछ ही दूरी पर एक कोबरा फन फैलाए बैठा था, मेरे पाँव से कुछ ही इंच दूर। जब मैं सिर में साबुन मल रहा था तो मेरे हिलने डुलने और पानी के छींटों से सांप नाराज हो गया मालूम होता था, क्योंकि इस वक्त उसने अपना फन पूरी चौड़ाई में फैलाया हुआ था और उसके डरावने मुंह से निकली 2 हिस्सों में बटी हुई लाल जीभ हवा में दूर दूर तक लहराती हुई दिख रही थी। इस मौके पर मुझे जो करना चाहिए था वो ये था कि अपने हाथ चलाता रहूं और बहुत धीमे धीमे उठकर खड़ा हो जाऊं और एक एक कदम उल्टा चलते हुए अपने पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच जाऊं और इस दौरान अपनी आंखें पूरे वक्त सांप पर रखूं। लेकिन बेवकूफ़ी जो मैंने की वो ये थी कि मैंने एक ही झटके में टब के किनारे पकड़े उठ खड़ा हुआ और पीछे की तरफ कदम बढ़ाया। सब एक साथ करते हुए सीमेंट की छोटी सी दीवार पर चढ़ने की कोशिश की और जब मैं सीमेंट की दीवार पर खड़ा हो ही रहा था कि तभी मेरी कोहनी से सरकती हुई पानी की बूंदें सीधे
लैंप की बत्ती पर टपकी और लैंप बुझ गया। बाथरूम घनघोर अंधेरे में डूब गया। इस तरह एक छोटे से कमरे में मैं बंद था और साथ ही था हिंदुस्तान में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक सांप। मैं एक कदम पीछे को चलता या एक कदम बाएं, दोनों में से एक दरवाजे तक पहुंच सकता था, लेकिन बगैर ये जाने कि सांप कहाँ है मैं थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि अपना नंगा पांव सांप के ऊपर न धर दूं। बदकिस्मती से दोनों दरवाजों की चिटकिनियाँ नीचे की तरफ से बंद थीं और उन्हें खोलने के लिए मुझे झुकना पड़ता, और यदि किसी तरह सांप पर पांव धरने से बच भी जाता तो भी चिटकनी मुझे टटोल कर ही ढूंढनी पड़ती। मुमकिन ये भी था कि बाहर निकलने के चक्कर में सांप खुद भी हो और दोनों में से किसी एक दरवाजे के नीचे हो। नौकर का मकान कंपाउंड के कोने में खाने के कमरे से 50 गज दूर था, इसलिए मेरे चिल्लाने का भी कोई नतीजा नहीं निकलता। अब रही सही उम्मीद सिर्फ यही थी कि रसोई में खाने के लिए मेरी आवाज़ सुनने का इंतजार करता नौकर खुद ही आगे जाकर मुझे देखने इस तरफ आ जाए, या मेरा कोई दोस्त मुझसे मिलने चला आए। बाथरूम के अंधेरे में खड़ा खड़ा मैं यही इबादत कर रहा था कि कोबरा मुझे काटे, उसके पहले ऐसा कुछ हो जाए। मुझे इस बात से जरा भी राहत नहीं मिल रही थी कि कोबरा मेरी तरह ही बाथरूम में फंसा हुआ है। कुछ ही दिन पहले मेरे एक कामगार के साथ ऐसा ही हादसा हो चुका था। मेरे हाथों मिली अपनी मजदूरी संभाल कर रखने के लिए दोपहर बाद जब वो घर पहुंचा और उसने संदूक खोला तो अपने पीछे उसे फुफकार सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि खुले दरवाजे से होकर एक कोबरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। चूंकि कमरे में दरवाजा एक ही था, इसलिए आदमी पीछे को होता गया और उसकी पीठ दीवार से लग गई। इस बदकिस्मत इंसान ने फिर अपने दोनों हाथों से कोबरा को दूर भगाने की कोशिश की और अपनी इस कोशिश में अपने हाथों और पैरों में कम से कम 12 बार सांप से खुद को डसवा बैठा। उसकी चीखने की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी उसे बचाने आए, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। उस रात अंधेरे बाथरूम में खड़े खड़े मैंने जाना कि कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी बड़ी घटनाओं से ज़्यादा डरावनी लगती हैं। मेरे शरीर से गिरते पानी की हर बूंद जब मेरे पैरों से होती हुई नीचे को जाती तो मुझे अपनी इस हालत में यही महसूस होता कि कोबरा की 2 हिस्सों में बटी लपलपाती जीभ मेरे पाँव को छू रही है और अगले ही पल कोबरा के दांत मेरे शरीर में गड़ने वाले हैं। मैं बाथरूम में कोबरा के साथ कितनी देर बंद रहा इसका मुझे अंदाजा नहीं। मेरे नौकर ने बाद में बताया कि मैं सिर्फ आधा घंटा बाथरूम के भीतर था। जिंदगी में कोई आवाज़ मेरे कानों को इतनी खुशनुमा नहीं लगी जितनी कि उस रात डाइनिंग टेबल पर नौकर के खाना लगाने की आवाज़ें थीं। मैंने उसे आवाज़ देकर बाथरूम के दरवाजे तक बुलाया, अपनी मुसीबत उसे समझाई और उसे कहा कि एक सीढ़ी और लालटेन लेकर आए। बहुत देर इंतजार करने के बाद मुझे लोगों की बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही मुझे सीढ़ी घसीटने और मकान की बाहरी दीवार के साथ टिकाए जाने की आवाज़ भी सुनाई दी। जब लालटेन खिड़की की ऊंचाई तक पहुंचा दी गई और मैंने पाया कि लालटेन की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही है, मैंने लालटेन पकड़े आदमी से कहा कि खिड़की का एक कांच तोड़कर वहां से लालटेन अंदर घुसा दे। लेकिन कांच तोड़ने के बाद जो जगह बनी उसमें से लालटेन सीधे खड़े खड़े नहीं आ सकती थी। बहरहाल इन कोशिशों में लालटेन बुझती रही और 3 बार फिर से जलाने के बाद ही लालटेन आखिरकार बाथरूम में उतारी गई। मुझे अंदाजा था कि सांप मेरे पीछे कहीं है। लालटेन की रोशनी में मैंने सिर घुमाकर देखा तो मुझसे 2 फुट दूर सोने के कमरे के दरवाजे के नीचे लेटा हुआ कोबरा मुझे दिख गया। बहुत धीरे धीरे आगे को झुकते हुए मैंने लकड़ी की बनी वो भारी चौकी उठा ली और खूब मुझे उठाकर अब अपनी तरफ बढ़ रहे कोबरा पर दे मारी। किस्मत से मेरा निशाना ठीक बैठा। चौकी कोबरा की गर्दन पर उसके सिर से 6 इंच पीछे जाकर लगी थी। चौकी के नीचे दबा कोबरा पूंछ फटकार रहा था और गुस्से में अपने दांत लकड़ी की चौकी में गड़ा रहा था। मैंने तेजी से बरामदे की तरफ वाला दरवाजा खोला और अगले ही पल बाहर इंतजार कर रहे लोगों के बीच जा पहुंचा। सब लोग लाठी और लालटेनों से लैस थे, क्योंकि सबने यही सुना था कि एक कमरे में बंद मैं कोबरा के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लोगों ने भीतर जाकर सांप को ठिकाने लगा दिया और जब वहां इकट्ठी भीड़ का आखिरी आदमी भी मुझे जान बचने की बधाई देकर चला गया, तभी मुझे ध्यान आया कि मेरी आंखों में साबुन भरा हुआ है और मेरे तन पर एक भी चिंदी नहीं है। वो सांप मेरे बाथरूम में कैसे आया मुझे नहीं मालूम। या तो वो किसी दरवाजे से घुसा होगा या चूहों या गिलहरियों की तलाश में फूस से बनी छत पर आया होगा और वहां से बाथरूम में आ गिरा होगा, या फिर किसी गोरैया के घोंसले के साथ नीचे गिर पड़ा होगा। जिस कहार ने नहाने के लिए मेरा पानी लगाया वो और मैं हमेशा ऊपर वाले के शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि उस रात हम लोग अपने बनाने वाले के पास करीब करीब पहुंच ही चुके थे। मोकामा घाट में रहते हमने
ना कभी कोई हिंदुओं वाला त्यौहार मनाया, ना ही कभी मुसलमानों वाला। दिन में चाहे जो भी हो, काम तो सबको करना ही होता था। बहरहाल साल में एक दिन ऐसा था जिसका इंतजार हम लोग बड़ी बेसब्री और खुशी से करते थे। वो दिन था बड़ा दिन, यानी क्रिसमस का दिन। इस दिन का रिवाज ये बन गया था कि सुबह ठीक 10 बजे राम सरन के आने पर ही मैं घर से निकलता था। राम सरन अपने बेहतरीन कपड़ों में मुझे लेने आते थे। इस मौके के लिए बड़े एहतियात से संभाल रखी गुलाबी पगड़ी उनके सिर पर होती थी। राम सरन की अगुवाई में मैं अपने दफ्तर पहुंचता था। हमारे पास इतना फिजूल पैसा कभी नहीं था कि हम झालर और बंधन वार लगा सकें, लेकिन हमारे स्टोर में रेलवे की लाल और हरी झंडियों का बड़ा जखीरा हमेशा मौजूद रहता था। इन्हीं झंडियों को गेंदे और चमेली के फूलों के साथ पिरोकर राम सरन और उनके कामगार खुशी खुशी मेरे दफ्तर में बड़ा खुशनुमा त्योहारी माहौल पैदा कर देते थे। दफ्तर के दरवाजे के पास ही एक टेबल और कुर्सी लगा दी जाती थी और टेबल के ऊपर पीतल के एक फूलदान में मेरे बगीचे से लाए गए बेहतरीन गुलाब गुलदस्ते की शक्ल में सुतली से बंधे मेरे ही स्वागत के लिए खड़े कर दिए जाते थे। मुझे यही ताज्जुब होता था कि ये लोग सुतली को थोड़ा ढीला क्यों नहीं बांधते। टेबल के सामने एक कतार में सबसे पहले रेलवे के मुलाजिम होते थे, फिर मेरे मुखिया लोग और फिर मेरे सारे कामगार साथी। इस बात का कोई मतलब नहीं था कि साल के बाकी दिनों में उनके कपड़ों की क्या हालत होती थी, लेकिन आज वही कपड़े एकदम साफ साफ नजर आते थे। क्रिसमस के दिन तो हम सबको साफ ही रहना चाहिए था ना। मेरे कुर्सी पर बैठने के बाद राम सरन मेरे गले में चमेली की माला पहना देते थे और इसके साथ ही दिन की कार्रवाई शुरू होती थी। सबसे पहले राम सरन का लंबा भाषण होता था और फिर मेरा छोटा भाषण। इसके बाद बच्चों को मिठाई बांटी जाती थी। मिठाई पाने वालों को पूरी तसल्ली होने तक शोरगुल भरी ये कार्रवाई चलती रहती थी। मिठाई बंटने के बाद दिन का असली कामकाज शुरू होता था, नगद बोनस बांटने का काम। राम सरन को, मुलाजिमों को और मजदूरों को लदाई उतराई के काम की दर बहुत ही नीची थी, लेकिन फिर भी सबकी रजामंदी से मैं थोड़ा मुनाफा कमा ही लेता था। इस मुनाफे का 80% आज क्रिसमस के दिन बोनस की शक्ल में बढ़ता था। बोनस की रकम हालांकि छोटी ही थी, जो उन पुराने दिनों में 1 महीने की तनख्वाह या मेहनताने से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। इसके बदले लोगों के मन में मेरे लिए जो जगह बननी थी और जितनी खुशी से वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार रहते थे, उसकी वजह से बगैर किसी हादसे के और बगैर एक दिन नागे के हर साल 10 लाख टन सामान की लदाई उतराई लगातार 21 बरस तक करने में मैं कामयाब हो सका। अब इन दिनों जब मैं मजदूरों की बेचैनी, हड़ताल या धर्म के नाम पर झगड़ों की बातें मैं सुनता हूँ, तो अपने आप को इस बात के लिए शुक्रगुजार पाता हूँ कि मेरे लोगों को और मुझे हिंदुस्तान की खिदमत करने का मौका ऐसे वक्त मिला जब एक की भलाई में सबकी भलाई थी और जब हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़े और ईसाई सब एक साथ खुशनुमा माहौल में रह सकते थे, काम कर सकते थे और खेल सकते थे। ये आज भी मुमकिन है, बशर्ते कि बदअमनी फैलाने वाले खुराफाती लोगों को मिटा दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के गरीबों में कोई आपसी दुश्मनी आज भी नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म हुई ये कहानी और ये बुक मेरा हिंदुस्तान, जो कि हिंदी ट्रांसलेशन था जिम कॉर्बेट की बुक माई इंडिया का, और ये ट्रांसलेशन किया था स्वर्गीय संजीव दत्त जी ने, और इस बुक को पब्लिश किया था नटराज पब्लिशर्स, देहरादून ने। चलिए फिर मिलेंगे नई कहानी में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।